नमस्कार, मैं रागनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की किताब से पाठ 5, जिसकी शीर्षक का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। आज का जो हमारा शीर्षक है उसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। तो सबसे पहले हम शीर्षक का नाम लिखेंगे। पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। यह पाठ एक लेख है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएंगे कि लेख होता क्या है। लेख साहित्य की आधारभूत विधा है जिसमें हम किसी विषय पर विस्तार से लिखते हैं। लेख उसे कहा जाता है जो कि विषय पर विस्तार से लिखा जाता है। इसके साथ ही इसमें विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो था लेख के विषय में। साहित्य विधा इसकी क्या है? इस पाठ की साहित्य शैली है लेख। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे, चाह का अर्थ होता है इच्छा और राह का अर्थ होता है रास्ता। तो पहले हम शीर्षक का अर्थ जान लें कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होगा दृढ़ इच्छा, अर्थात मजबूत इच्छा या इरादा होने पर किसी भी कार्य को अगर आप पाना चाहते हो, उसको हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए मार्ग स्वयं मिल जाता है, अर्थात अपने आप रास्ता निकल आता है। ये तो था पाठ के शीर्षक का अर्थ। तो इस पाठ में है क्या, हम जानेंगे पाठ के सार के द्वारा। सबसे पहले हम जान लेते हैं पाठ का सारांश। पाठ का सारांश। जहाँ चाह वहाँ राह। शीर्षक पाठ में समझा जा सकता है, समझा जा सकता है कि गुड़िया मिठाई व त्योहारों की तरह ही कढ़ाई की सैकड़ों शैलियाँ हमारे देश के
हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। इसीलिए भारत की हस्तकला पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके बाद आते हैं हम पाठ के सार पर, लेख के सार पर। यह लेख है एक 26 साल की लड़की इला सचानी की, जो कि गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। वह अपंग है, उसके हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन इला को इसका जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों के इस कमी को दिल से स्वीकारा है। अर्थात उसको अपनी कोई कमी नहीं मानती है, बल्कि वह अपने हाथों के उस काम को अपने पैरों से करना सीखती है। और हाथों के इस काम में उसने खाना खाना, तख्ती पर लिखना, फर्श बहारना अर्थात झाड़ू लगाना, दूसरे के बालों को बनाना, कपड़े धुलना, सब्जी काटना आदि सब अपने पैरों से सीखा। अर्थात ये सारे काम वह अपने पैरों से करना सीख गई थी और अपने पैरों से करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। पहले तो सभी लोग बड़े चिंतित थे उसकी सुरक्षा को लेकर, साथ ही उसके काम की गति को लेकर भी चिंतित थे, परेशान थे कि वह कैसे कर पाएगी। लेकिन इला जिस फुर्ती से किसी काम को करती थी, उसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे। कोई काम वह इतने अच्छे से और इतनी जल्दी कर लेती थी कि सब लोग हैरान भी हो जाते थे। और कभी कभी किसी काम में परेशानी आ जाती थी तो वह परेशान नहीं होती थी, हार नहीं मानती थी, क्योंकि वह आगे झुकने वाली लड़की नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन 10वीं की परीक्षा पास न कर सकी, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई। उसे पहले पता नहीं था कि विद्यालय में ऐसी भी व्यवस्था है कि उसकी जगह लिखने का काम कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता था। उसे यह पता नहीं था कि विद्यालय में ऐसी भी व्यवस्था होती है कि अगर कोई लिख नहीं सकता तो उस व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी लिखने का कार्य कर सकता है। और अगर उसे यह पता होता तो शायद वह परीक्षा में असफल नहीं होती। उसे इस बात का बड़ा दुख था कि समय रहते वह यह बातें नहीं जान पाई थी। इला की माँ और दादी कसीदाकारी का काम करती थी। कसीदाकारी का अर्थ होता है बच्चों कढ़ाई करना। तो इला की दादी और उसकी माँ कढ़ाई का काम करती थी, और इला अपनी दादी और अपनी माँ को ये सब काम कढ़ाई का काम करते हुए देखती थी कि वह कैसे सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरने तक का काम करते हुए देखती थी। एक दिन इला ने भी अपने मन में यह ठान लिया, यह निर्णय लिया कि वह भी
कसीदाकारी का काम करना सीखेगी, अर्थात कढ़ाई का काम करना सीखेगी। और इला ने यह काम अपने पैरों से करना सीखा। कैसे? इला अपने पैरों के दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा काम बड़े धैर्य और विश्वास के साथ करना आरंभ किया। 15-16 साल की होते होते इला ने कसीदाकारी के कई बड़े बड़े नमूने करने में निपुण हो गई। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, किस रंग के धागों का प्रयोग किया जाए, इन सब कार्यों में वह एकदम निपुण हो चुकी थी। और कुछ ही दिनों बाद उसकी कढ़ाई में काठियावाड़ी कढ़ाई के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी कढ़ाई की झलक मिलने लगी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से भी सजाया था, डांडियों को कांथा से उभारा था और इस तरह इला के कढ़ाइयों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। उसकी प्रदर्शनी में आए काफ़ी लोगों ने उसके कला को सराहा, उसकी कला की तारीफ़ की, उसकी कढ़ाई की तारीफ़ की। इस प्रकार इला ने जहाँ चाह वहाँ राह जैसी लोकोक्ति को चरितार्थ किया, अर्थात इला दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, क्योंकि यह एक लोकोक्ति ही है कि जहाँ चाह वहाँ राह, अर्थात कोई भी कार्य हम अगर लगन व निष्ठा से करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। शब्द अर्थ। पहला शब्द हम लेंगे हिम्मत। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। दूसरा शब्द हम लेंगे माहिर। माहिर का अर्थ होता है कुशल या निपुण। तीसरा शब्द हम लेंगे हाथ की सिलाई। अनूठी। अनूठी का अर्थ होगा अद्भुत या अनोखी। अद्भुत या अनोखी। अगला शब्द हम लेंगे दाखिला। दाखिला का अर्थ होगा प्रवेश। अगला शब्द हम लेंगे मिसाल। उदाहरण। आइए अब हम जानते हैं कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ को। फुर्ती। फुर्ती का अर्थ होगा तेजी। अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ होगा अलावा। अगला शब्द
कुछ और शब्द शब्द अर्थ शब्द हम लेंगे पोशाक। पोशाक का अर्थ होगा परिधान या वस्त्र। अगला शब्द हम लेंगे इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ होगा प्रयोग। इस तरह हमने जाना पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को। आइए अब हम जान लेते हैं पाठ के उद्देश्य को। इस पाठ का क्या उद्देश्य है उसको जानते हैं। पाठ का उद्देश्य जहाँ चाह वहाँ राह, पाठ को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि मिलती है कि यदि कोई भी कार्य हम लगन व निष्ठा से करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी कार्य दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से करेंगे तो हम किसी भी कार्य में सफल होंगे। जैसे इला सफल हुई थी, कैसे वह अपंग थी, उसके हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन जो काम सब हाथों से करते थे वही काम इला ने अपने पैरों से करके दिखाया। उसने हार नहीं मानी और अपनी निष्ठा और मेहनत से हर वो काम को करने में सफल हुई जो सब हाथों से करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जहाँ चाह वहाँ राह पाठ के सार को जाना, उसके सारांश को जाना, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना और पाठ के उद्देश्य को भी जाना। तो इस पाठ